मास्टर वहाँ पर आकर सारा इंटरनल गोल्ड को ले लेता है। अब उसने वो गोल्ड ने बैन को भी दे दिया था और इसके बाद वो मुयान को भी कुछ इंटरनल गोल्ड देकर वहाँ से चला गया था। हम देखते हैं कि यहाँ पर जब मुयान वहाँ से जाने लगा था तभी स्क्रोल उसे रोकता है और कहता है कि मेन चीज तो यहीं पर रह जाएगी। इसके बाद अब मुयान जाकर उस मूर्ति के ऊपर कल्टिवेशन करने लगता है। वैसे यहाँ पर जो नीचे लोग थे वो सभी अब वहाँ से जा चुके थे। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग भी पिछले पार्ट के आगे से ही होती है। वैसे इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर मुयान कल्टिवेशन कर रहा था और अभी उस इंटरनल गोल्ड की एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा था। दरअसल यहाँ कोई इंटरनल गोल्ड तो पीस नहीं था, मतलब कि यहाँ से उसे ले जाया नहीं जा सकता था, इसीलिए उसकी एनर्जी को यहीं पे ऑब्जर्व करना था। अब पूरे एक एपिसोड इस तरह से कल्टिवेशन करने के बाद यहाँ पर फाइनली उसने उस पूरी एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया था। अब स्क्रॉल उससे कहता है कि कांग्रेचुलेशंस, तुम्हारी वर्चुअल सोल पहले से और ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। अब ये बात सुनकर मुयान कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो कुछ कल्टिवेशन के बाद मेरी वर्चुअल सोल और ज्यादा इम्प्रूव कर जाएगी और फिर वो एक रियल सोल में कन्वर्ट हो जाएगी। असल में मुयान बस ये बात उससे पूछ रहा था। तो इस चीज पर स्क्रॉल कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, वैसे सोल एनर्जी को झेलने के लिए तुम्हारी बॉडी को बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा, जो कि अभी बिल्कुल भी नहीं है। वो ये भी बताता है कि अभी मुयान के पास टोटल 7 एलिमेंट है, मगर तुम अभी तक फेदर रिलम तक नहीं पहुंचे हो। तुम्हें उसके फर्स्ट स्टेज पर पहुंचना होगा और साथ ही इसके लिए तुम्हें पूरे 9 एलिमेंट लगेंगे और इसी के बाद तुम्हारी बॉडी इतनी पावरफुल हो जाएगी कि वो उस रियल सोल पावर को संभाल सके। ये बात सुनकर मुयान थोड़ा सा शॉक था। वो कहता है कि मैंने इतनी पावर इकट्ठी कर ली है कि मैं वर्चुअल सोल को कुछ टाइम कल्टिवेट कर रियल सोल में कन्वर्ट कर सकता हूँ, लेकिन अभी तक मैं फेदर इमॉर्टल रिलम पर नहीं पहुंचा हूँ और हमारे पास अभी तक 2 एलिमेंट है ही नहीं। ऐसे में अगर गलती से सच में मेरी वर्चुअल सोल रियल सोल में कन्वर्ट हो जाए तो मेरी बॉडी तो ब्लास्ट कर जाएगी, क्योंकि इतनी पावर तो मेरी बॉडी सहन ही नहीं कर सकती। वैसे भी वो इस सब में स्क्रॉल की गलती निकाल रहा था, क्योंकि स्क्रॉल ने उसे बिना बताए इंटरनल गोल्ड की एनर्जी के साथ कल्टिवेशन करवा दी, जिससे उसकी एनर्जी है वो बढ़ तो चुकी है पर उसे झेलने की कैपेसिटी उसके पास है ही नहीं। अब स्क्रॉल उसे चिल्लाने लगता है और कहता है कि अपनी गलती का ब्लेम तो मेरे ऊपर बिल्कुल भी मत लगाओ। मुझे पता है कि जो 2 एलिमेंट बचे हुए हैं वो है अर्थ और वुड, मगर तुम्हें इस चीज की कंप्लेनिंग नहीं करनी चाहिए कि तुम्हारे पास अभी तक वो क्यों नहीं है, बल्कि तुम्हें आगे का सोचना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं देर ना हो जाए। सभी लोग आगे निकल गए हैं और हम अभी तक यहीं पर खड़े खड़े यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। वो बताता है कि यहाँ पर सिर्फ 2 चीजें नहीं है, बल्कि यहाँ और भी कई चीजें हैं। ये बात सुनकर मुयान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो तुरंत स्क्रॉल को पकड़ता है और उसे जोर जोर से हिलाते हुए कहने लगता है कि बेवकूफ, तुम्हें सब पता था, तुम हेवनली फायर के बारे में भी जानते थे, तुम इस इंटरनल गोल्ड के बारे में भी जानते थे और अब फिर से किसी खास चीज के बारे में बता रहे हो, लेकिन तुम शुरू से ही मुझे पूरी बात डिटेल में नहीं बता रहे हो, एक एक कर बताते हो और फिर कहते हो कि मैं बेवकूफ जैसी बातें करता हूँ। अब स्क्रॉल मुयान से खुद को छुड़ाने लगता है और कहने लगता है कि 3000 वर्ल्ड में और इस वर्ल्ड में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मुझे पता ना हो, और एक बात तुम भी जान लो कि अगर तुम मुझे वो खास प्लेजर दिलाने में मदद करते हो तो मैं तुम्हें फर्स्ट नहीं बल्कि 10th लेवल ऑफ फेदर इमॉर्टल रिलम तक पहुंचा सकता हूँ। इसलिए इसकी चिंता तुम छोड़ दो कि तुम्हारी बॉडी ब्लास्ट हो जाएगी, साथ ही मैं तुम्हें फेरी लैंड रिलम पर भी पहुंचा सकता हूँ। लेकिन ना मुयान उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि बेवकूफ, अगर मुझे पता होता कि वो जो ट्रेजर है वो कहाँ है तो मैं लाकर वो तुम्हें दे नहीं देता, और वैसे भी फिर मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है। अब स्क्रॉल कहता है कि हाँ, ये बात भी सही है, और इसके बाद वो अपने पास एक खास मिरर जैसी चीज निकालता है जिसे हमने सेट मास्टर के पास भी देखा था। ये मिरर जैसी चीज बहुत दूर तक का सीन दिखा सकती है और अभी इसमें दिख रहा था कि 2 लड़के अभी उस जंगल में से कहीं जा रहे थे। अब वो स्क्रॉल मुयान को ये क्यों दिखा रहा था ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। इसके बाद सीन चेंज होता है और अब हम उन्हीं दोनों लड़कों के पास आ चुके थे जो मिरर में दिख रहे थे। यहाँ पर एक लड़का तो वही था जिसकी लड़ाई मुयान के साथ हुई थी, लेकिन दूसरा वाला जो है उसे देखकर पहचानना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों अभी किसी चीज से भागते हुए आ रहे थे। अब यहाँ कुछ दूर आकर वो रुकते हैं और वो लड़का उस दूर से अनजान लड़के से कहता है कि भाई, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि पहले ही मेरे हाथ से वो इंटरनल गोल्ड निकल चुका है। मेरी आंखों के सामने उसे उस 7 स्टार सेट के मास्टर ने ले लिया, पर मैं चाहता हूँ कि मुझे वो वापस मिले। इसके लिए मैंने तुम्हारी हेल्प की मेडिटेटिंग स्टोन ढूंढने में, और अब तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी उस इंटरनल गोल्ड को पाने में। अब यहाँ पर वो दूसरा लड़का कह रहा था कि चिंता मत करो, उस मेडिटेटिंग स्टोन के कल्टिवेशन के बाद मैं फेदर इमॉर्टल रिलम के फर्स्ट लेवल पर पहुंच जाऊंगा, फिर मैं तुम्हें आराम से वो इंटरनल गोल्ड दिलवा सकता हूँ, मगर तभी जब हम उस मास्टर से मिल पाए तो। वैसे यहाँ पर वो ये भी कह रहा था कि उस रिलम पर पहुंचने के बाद यहाँ पर कोई भी मेरा अपोनेंट रहने के लायक ही नहीं बचेगा। वैसे कोई भी से इसका मतलब था मुयान, बेन और साथ ही वो 7 स्टार सेट का मास्टर, क्योंकि अभी बाकी सेक्टर के लोगों की पावर ना ही वो जानता है और ना ही हम।
इसके बाद वो वहीं पर बैठकर कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है। हम देखते हैं कि उसकी जो कल्टीवेशन से जो एनर्जी निकल रही थी वो इतनी ज्यादा थी कि उस जंगल में दूर से ही देखना बहुत आसान था। इसके बाद उसकी बॉडी में से भी एक एनर्जी निकलती है। फाइनली वो उस एनर्जी को रिलीज करते हुए फेदर इमॉर्टल रिम के फर्स्ट लेवल पर पहुंच जाता है। यहाँ पर वो दूसरा लड़का ये कह रहा था कि चलो अच्छा है तुमने जल्दी कल्टीवेशन कर ली, अब मेरे हिसाब से मिले के पास चलना चाहिए क्योंकि वो ट्री ऑफ 10,000 ट्रांसफॉर्मेशन के पास गया है। अब इसमें वो दूसरा लड़का कहता है कि बिल्कुल हमें बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए, हमें अभी वहाँ के लिए निकलना चाहिए। अब देखिए जिस लीन की बात वो कर रहे हैं वो असल में लीन शाओजीन है जो कि लीन फैमिली से बिलोंग करता है। और ये जो लड़का है जो ये बात कह रहा था वो जीन फैमिली से है और जिसने अभी कल्टीवेशन की है उसका नाम अभी हमें पता नहीं है। तो अब जैसे ही हमें उसका नाम पता चलेगा तो मैं सबसे पहले आपको ही बताऊंगी। अब वो वहाँ से चले जाते हैं और इसके बाद सीन चेंज हो जाता है। मगर अब सीन चेंज होते ही यहाँ पर कहानी बिल्कुल कंफ्यूजिंग हो जाती है। मगर मैं नॉर्मली बताने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर हम एक पोर्टल को देखते हैं जिसके अंदर से एक लड़का बाहर आता है। तभी उसे वहाँ पर एक और लड़का मिलता है। दोनों आपस में बात कर रहे थे। हमें उनके बात करते वक्त ये पता चलता है कि इन दोनों में से एक 10,000 ट्रांसफॉर्मेशन सेक्ट से है। और दूसरी चीज हमें पता चलती है कि यही वो सेक्ट है जिसने मार्जोरी को किडनैप किया है। और असल में ये जो व्हाइट ड्रेस में जो लड़का है वो दूसरे लड़के के सेक्ट में है। यहाँ पर ये दूसरा लड़का बताता है कि वो कभी भी बकवास जगह पर नहीं आता क्योंकि उसे यहाँ पर कोई काम ही नहीं था। यहाँ पर कोई भी जो डेजर्ट है वो इतना रेयर नहीं है कि वो उसे चाहिए हो। अब जो व्हाइट ड्रेस वाला जो लड़का है वो उससे पूछता है तो फिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। जिस चीज को वो दूसरा बताता है कि उसके फादर ने उसे जबरदस्ती यहाँ पे खास रेड लिक्विड लेने के लिए भेजा है। ये वही लिक्विड है जिसके पीछे भी मुयान जा रहा है। यहाँ पर ये लड़का उस व्हाइट ड्रेस वाले लड़के से कहता है कि तुम जिस लेडी को इस बार किडनैप करके लाए थे उसकी जो आइस है वो आइस फिनिक्स स्पीड बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पर जाते जा रही है और मेरे फादर उसे इतना लाइक करते हैं कि वो अब उसकी हर बात मानते हैं। उन्होंने मुझे जबरदस्ती यहाँ पर वो जेड लिक्विड लेने के लिए भेजा जिससे कि उसकी स्पीड और ज्यादा ताकतवर हो सके। और मुझे अभी भी ये भी पता चला है कि वो किसी चियाओ होली लैंड की लीडर थी। इस पर जो वायरस वाला जो लड़का है वो कहता है कि हाँ ये बात तुमने बिल्कुल सही कही। वैसे इसके बाद अब वहाँ पर एक और लड़का आ चुका था और ये तीनों ही दोस्त थे मगर ये तीनों अलग अलग फैमिली या फिर अलग अलग सेक्टर से हैं। ये तीनों ही वहाँ से निकल गए थे और रास्ते में जो तीसरा लड़का आया वो उन्हें बताता है कि हैंगिंग माउंटेन से चेन भी यहाँ पर आया हुआ है, हमें थोड़ा सा देख कर रहना होगा। और फिर इसके बाद ये पार्ट ये पे एंड हो जाता है। तो फाइनली अब लग रहा है कि कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि अब हम सही स्टोरी पर वापस आ रहे हैं। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।